अगर आप दलित हैं, आप डॉक्टर बन गए तो आप पेट में कैंची छोड़ दोगे। जितना इनकॉम्पिटेंस सवर्ण लोगों में है, किसी में नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाई क्षत्रियों को करनी थी। इस भारत को आज़ाद रखने में कौन फेल हुआ? सबसे ज़्यादा ज्ञान ब्राह्मणों को, सारे समाज को देना था। सब इग्नोरेंट है, सब अनएजुकेटेड रहे। अब पिछले 50 साल को छोड़ के कौन असफल हुआ? कौन जातो भाई तुम्हारी? व्हाट इज योर कास्ट? तो जब आप एंटर किए यूएस में और आपने अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया, कास्ट कोई प्रॉब्लम बनी थी क्या? कि तुम आए हो, मुझसे compete करोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा। अच्छा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे सिन्हा जी थे। बहुत सारे, अरे यहाँ इतने सारे डॉक्टर हैं, क्या यहाँ आके क्या करोगे? अच्छा। औरों से पूछे भाई यहाँ बहुत ज़रूरत है, आप आ जाइए। उनसे पूछे आप क्या है? मैं बुद्ध हूँ। उससे वो संतुष्ट नहीं, वो खुद मुसलमान थे। अच्छा। जब तक मैं ये न बताऊं कि मैं जाटव घर में वहाँ से पैदा हुआ हूँ, उनको शांति नहीं हुई। वो अंदर पेट में गुदगुदी होती रहती है। भारतीय भी चाहे दो ही आदमी मिले कहीं, चाहे भीड़ में हो या ना हो, उसके बावजूद भी इंट्रोडक्शन जब भी पूरा होता है जब तक जात पात और बैकग्राउंड और गांव और कुनबा सब पता चलता है, जब लगता है कि हम जानते हैं। ज्ञान नहीं छाड़ते कि नहीं, हमारे पास तो बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे तो वेदों में, ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। अब इनसे पूछिए ना कि थोड़ा सा मौका देने में और कुछ सीटें रिजर्व करने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनको क्यों पेट में दर्द होता है? जब हम कास्ट को इंटरनेशनल फोरम पर उठाते हैं तो बहुत बार हमें ये झेलना पड़ता है। लोग हमारे ऊपर एलिगेशंस करते हैं कि ये इंडिया को, हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, डीफेम कर रहे हैं। ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको ग्लोबल फोरम पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके रेसिज्म के नाम से फेवर चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं। उन्हीं से अगर पूछो कि बेटा अगर पिछली बार जब तुम घर गए थे तो तुम्हारी खाट पे कोई अछूत भी बैठा था कि नहीं? तो क्या ऐसी सिचुएशन में एआईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाना, क्या हम थोड़ा पीछे छूट गए हैं उनसे? क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, वो अभी अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी अभी इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर हम पहला ही कदम नहीं उठाएंगे। दलित लीडरशिप का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? ऑर्गेनिकली दलित लीडरशिप डेवलप होगी कि नहीं होगी? मिड 70s में, 75, 76, 77 में आप ये सोच नहीं सकते थे कि 10 साल में हमारी पार्टी होगी, इतनी सक्सेसफुल पार्टी हो जाएगी। तो मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूं कि आज जो महसूस हो रहा है, आप 10 साल में देखिएगा, नई लीडरशिप आएगी, नई पार्टियां होंगी। जय भीम साथियों, अक्सर ऐसी कहानियों को हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो अपने आप में एक मिसाल बन जाती हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में जो दलित जाति व्यवस्था है उसके अंदर पला बड़ा एक बच्चा कैसे यूपी के बुलंदशहर से निकलकर अमेरिका में बुलंदियों तक जा पहुंचा। डॉक्टर राहुल दीपांकर मेरे साथ हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में, और वहाँ बहुत शानदार इनका काम है। पेशे से डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, कई तरह की कारोबारी गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन इनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि जो वहाँ अम्बेडकराइट कम्युनिटी है उसके भी एक मजबूत स्तंभ के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। अमेरिका में आप देखें जो जातिवाद का आजकल कई नमूना देखने को मिलता है, उसको रोकने के लिए और एंटी कास्ट मूवमेंट को चलाने के लिए डॉक्टर राहुल दीपांकर और उनकी टीम लगातार काम करती है। डॉक्टर राहुल एआईसी यानी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भी फाउंडिंग मेंबर हैं। एआईसी पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट की है जो कि मैरीलैंड यूएसए में है, जहां बहुत ही खूबसूरत एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर को डेडिकेटेड है। उस पर आप एक डिटेल रिपोर्ट हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम डॉक्टर दीपांकर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई,
कैसे अमेरिका में अब एंटी कास्ट मूवमेंट अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, कैसे अम्बेडकराइट कम्युनिटी अमेरिका और बाकी मुल्कों में यूनाइटेड हो रही है, और कैसे हम कास्ट को एक ग्लोबल इशू के तौर पर पहचान दिलाने में क्या कामयाब हो सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल दीपांकर। जय भीम, हाउ आर यू डूइंग? Jai Bhim, and I would like to tell you and thank you for this opportunity to sit with you and have a conversation. और आपका, आपके साथियों का, आपकी कंपनी का मैं बहुत आभारी हूँ। और ये एक अनोखा मौका है जिससे कि आपसे और तमाम लोगों से जो जागरूक हैं, जो आपसे लगे हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका भी टाइम इसमें लगता है, वो भी हमारी बात सुनते हैं। हाँ। तो उनका भी मैं आभारी हूँ और बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं आपके साथ बैठा हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। जी डॉक्टर राहुल, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपसे जब इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। आप यूपी के बुलंदशहर से निकले हैं और अमेरिका में बसे हुए आपको करीब 50 साल हो गए हैं। जी। मैं अभी हाल ही में यूएस की यात्रा पर गया तो बहुत सारे लोग मुझे वेलकम करने के लिए आ रहे थे। कम्युनिटी अभी वहाँ काफ़ी एक फ्लरिश सिचुएशन में है, बेटर सिचुएशन में है वहाँ पर। लेकिन 50 ईयर्स अगो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल हालात रहे होंगे। तो मैं एक तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई बुलंदशहर से, आप कैसे बुलंदशहर से यूनाइटेड स्टेट्स गए, और उस समय वहाँ पर बीइंग अ दलित, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन फ्रॉम दलित कम्युनिटी, क्या सिचुएशन रही? जी, नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है वो। मैं बुलंदशहर से इंटर करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया। मेरी जागृति, सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस जो वो 50s में थी, लेट 50s में। उन दिनों सबसे ज़्यादा जो बाढ़ जैसा उबार आ रहा था दलित पॉलिटिक्स में और दलित मानसिकता में। उनके सबसे बड़े प्रमुख नेता थे श्री बीपी मौर्य, संघप्रिय गौतम जी। तो मैं इंटर करते वक्त ये बुलंदशहर में श्री संघप्रिय गौतम के घर रहा। तो वहाँ से सब कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। और मैं चाहता था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाके मैं लॉयर बनूंगा, लॉयर बन के फिर पॉलिटिक्स में जाऊंगा। अच्छा। लेकिन ज़िंदगी के कुछ और प्लान थे। तो सिर्फ इस वजह से कि बहुत सारे मेरे साथी इंटर साइंस करते हुए मेडिकल कॉलेज चले गए, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं क्यों नहीं। तो मैं बैठ गया, उसी दिन उसी साल में दाखिला हो गया। तो सब प्लान बदल गया। मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज गया। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मैं मेडिकल ऑफिसर था यहाँ पे दिल्ली में। विलिंगटन हॉस्पिटल से रेजिडेंसी किया था। उन्हीं दिनों हमारे ससुर जो मुझसे भी 30 साल पहले वहाँ जा चुके थे, 20 साल पहले, तो वो केमिस्ट थे। उनका परिवार यहाँ से दिल्ली से गुजर रहा था और हमारी मुलाकात हुई और हमारी होने वाली पत्नी से हमारे संबंध हुए। वहीं पे सब ज़िंदगी भी बदल गई। अच्छा। तो 1980 में मैं शिकागो गया। इत्तफाकन मैं 79 में IAS में बैठ गया था। तो मैं शिकागो पहुंचने के बाद मुझे फिर इनविटेशन आया कि आपको मसूरी जाना है ट्रेनिंग के लिए। जी। ओह, सो यू वर सेलेक्टेड इन द IAS कैटेगरी। ओके। जी। तो उस वक्त मुझे डिसीजन लेना था और मैंने डिसीजन ये लिया कई वजहों से कि मैं मेडिसिन में आगे बढ़ूंगा और मैं अमेरिका रहूंगा। सो डू यू रिग्रेट or you regret or you feel happy that okay you chose this but not IAS? Yes. तो वो एक तो बहुत सारे साल मेडिसिन में गुजर गए थे और दूसरा एक उमंग थी जो वहाँ की जो एडवांस मेडिकल नॉलेज और
जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो कॉलेजेस वगैरह हैं, हॉस्पिटल हैं, वो देख के मैं दंग रह गया था। वो कभी देखने को भी नहीं मिलता था यहाँ। तो मुझे उसी में आगे बढ़ने का एक दूसरा उमंग जोश आया कि मैं यहीं से स्पेशलाइजेशन करूँगा। और बहुत बड़ा एक कारण ये था कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपना बॉस अपने आप बनूंगा, और वो ब्यूरोक्रेसी में मुझे नहीं मिलने वाला था। और मेडिसिन में खुला है, और आप जानते हैं कि ओपन सिस्टम में जो अमेरिका में है, सब अपना मेडिकल ऑफिस खोले हुए हैं, अपने डिग्री दिखा रहे हैं। कोई नहीं पूछता कि आप ब्राह्मण हैं कि दलित हैं, कि आप अफ्रीका से आए हैं या अमेरिका से आए हैं या रूस से आए हैं। आपकी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन मरीज़ को चाहिए कि आप अच्छे डॉक्टर हैं कि नहीं। तो एक ये अपॉर्चुनिटी कि मुझ में क्या है, मैं वो देखना चाहता था। और उसके लिए आईएएस मुझे अच्छा नहीं लगा, मेडिसिन में खुला मैदान था। तो मैं 3rd ईयर मेडिकल रेजिडेंसी करते हुए मैंने तय कर लिया था कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जाऊंगा। और मेरे बराबर तिवारी जी की ऑफिस है, उसके बाद शर्मा जी की है, कहीं वाधवानी जी थे, कहीं सिन्हा जी थे। तो बहुत एक कहिए कि उत्साह भी था, एंग्जाइटी भी थी, होप भी थी, डर भी था कि ये लोग सेटल्ड हैं, यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये तय किया कि ये मेरा जीवन मेडिसिन में ही आगे जाना चाहिए। हालांकि मेरे दिमाग के बहुत ही गहरे हिस्से में ये तय था कि चाहे मेडिसिन हो या और कोई फील्ड हो, मेरे जीवन का जो अंश होगा वो दलित समाज सेवा में ही तय होगा कि मैंने क्या किया। मेरे जीवन की कहानी सबसे ज़्यादा जो संबंध रखेगी उस तथ्य से रखेगी कि मेरे जीवन का मायने जो है वो समाज के लिए क्या बना। तो वो पहले से ही आपके थॉट प्रोसेस में, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप बीपी मौर्य जैसे लोगों के संगत में थे तो उसका असर तो दिखना ही था जी। तो डॉक्टर राहुल, जब आप यूएस में गए तो एज ए प्रोफेशनल आपने एंट्री की वहाँ पर, लेकिन ज़रूर वहाँ पर पहले से जो लोग मौजूद थे वो जाति के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि कौन जात हो भाई। इंडिया में एक बोला जाता है कि कौन जात हो भाई, तुम्हारी व्हाट इज़ योर कास्ट। तो जब आप एंटर किए यूएस में और आपने अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया, कास्ट कोई प्रॉब्लम बनी थी क्या, या सब कुछ बहुत इजी था वहाँ पे? हाँ, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको एटिपिकल आंसर देना चाहता हूँ कि मेडिसिन में, हॉस्पिटल में वो माहौल नहीं है जो हमारे नई जनरेशन के लोग फेस करते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप टेक्नोलॉजी में लैब में बैठे हैं, कोई सुपीरियर है, कोई जूनियर है, हम बराबर के थे। हालांकि वहाँ पे दूसरा झगड़ा था, वो ये था कि तुम आए हो, मुझसे compete करोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा। अच्छा। क्यों, जब मैं गया, हमारे शहर में 2 अस्पताल हैं, दोनों जगह मैंने वो प्रिविलेजेस देते हैं अस्पताल में प्रैक्टिस करने की, आपको आने की। तो दोनों जगह एप्लीकेशन दिया। हालांकि मुझे एक अस्पताल ने बुलाया और सपोर्ट भी किया, तो और कोई मुश्किल नहीं थी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे सिन्हा जी थे, बंगाल से। तो बहुत सारे, अरे यहाँ इतने सारे डॉक्टर हैं, क्या यहाँ आके क्या करोगे? अच्छा। औरों से पूछे, भाई यहाँ बहुत ज़रूरत है, आप आ जाइए। तो इन बिटवीन द लाइन्स हमको सीखना पड़ा, पढ़ना पड़ा। लेकिन इस कम्युनिटी में, मेडिकल कम्युनिटी में थोड़ा सा हाव भाव अच्छा रहता है, और कास्टिज्म का नंगापा देखने को नहीं मिलता है।
उसके ऊपर से मेरी फितरत ख़राब थी कि मैं पहले शुरू करता था कि मैं ये हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसके बाद क्या पूछें? राइट। तो वो मैंने उसकी जड़ पहले से ही काट दी। So you were not uncomfortable about your caste identity, because lots of Dalit people in India, they feel ashamed of their caste because they feel कि this is something wrong and they are not comfortable, so they feel sometimes थोड़ा डर के रहते हैं. So you were comfortable with your caste identity? सब कुछ प्राकृतिक है, डरना भी प्राकृतिक है। ये भी प्राकृतिक है कि अगर आप अमेरिका गए तो कास्ट बताने की जरूरत क्या है। और अगर चारों तरफ आपके भेड़िए बैठे हैं तो आपको अपने ढकने में बुराई क्या है। ये सब प्राकृतिक है, सोचना है, लेकिन ये साधारण सोचना है, उससे आगे बढ़ के सोचना होता है। उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा बहादुरी चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए। तो मैंने कभी जात पात से शुरुआत नहीं की। मैं बुद्ध हूँ, अगर मेरी बैकग्राउंड पूछोगे तो मैं बताऊंगा मैं कहाँ से पैदा हूँ, मैं बुद्ध क्यों हूँ, ये सब कुछ बताऊंगा जी। लेकिन जी। पूछना तो आपको पड़ेगा। अगर आप बोलो मैं क्या हूँ तो मैं बुद्ध हूँ। राइट। तो मैं अपने आप को टूटा हुआ, फूटा हुआ, पिछड़ा हुआ, अपाहिज क्यों बताऊं? ये मेरी आइडेंटिटी तो नहीं है। जो सच है वो बताऊं। मैं बुद्ध हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अगर आपकी ख्वाहिश है पूछने की, पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। उसके बारे में मैं एक किस्सा बताता हूँ। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स के बाद हमारी एक बहुत पर्सनल दोस्ती हो गई थी। आप जानते हैं ये कुलदीप नैयर साहब से, जर्नलिस्ट थे जी। और मेरे पिता समान थे, घर आते थे पूरा परिवार। तो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करवाई मैंने। उन्होंने एक डिनर रखा उनके घर पे। तो हमारी छतारी जो बुलंदशहर की है, वहाँ से एक साहब जो समाज सेवक और NGO चलाते थे, उनसे पूछे आप क्या है? मैं बुद्ध हूँ। उससे वो संतुष्ट नहीं, वो खुद मुसलमान थे। अच्छा। लेकिन उनको संतुष्टि इस बात से नहीं हुई कि मैं बुद्ध हूँ। वो जानते थे कि ये बुद्ध शुरू से नहीं हो सकते। तो बोले बुद्ध तो हो, लेकिन हो क्या? अब वो आप सवाल जानते हैं। जब तक मैं ये न बताऊं कि मैं जाटव घर में वहां से पैदा हुआ हूँ, उनको शांति नहीं हुई। वो अंदर पेट में गुदगुदी होती रहती है, उनको फील गुड नहीं होता। जैसे इंट्रोडक्शन पूरा ही नहीं हुआ। बातचीत आपको मैं जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसा माहौल हर जगह देखने को मिलता है। क्योंकि भारतीय भी चाहे दो ही आदमी मिले कहीं, चाहे भीड़ में हो या ना हो, उसके बावजूद भी इंट्रोडक्शन जब ही पूरा होता है जब तक जात पात और बैकग्राउंड और गांव और कुनबा सब पता चलता है, जब लगता है कि हम जानते हैं। उसकी एक वजह है, बाबा साहब ने भी बोला है कि हिंदू इज नॉट religion, is the mother of religions. India is not a nation, is mother of nations. M.N. Srinivas ने डिफाइन किया है कि there is a circle of trust around each caste. इससे पहले कि मैं ट्रस्ट करूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी कास्ट के हैं या नहीं। तो पहले फैमिली का सर्कल होता है, उसके बाद बस्ती का सर्कल होता है। एक कास्ट का सर्कल ऐसा है कि यहाँ से अमेरिका तक एक छोटा सर्कल बना देता है। आपको लगता है कि हाँ, इसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब दलित से मिलता है तो उसको ट्रस्ट हो जाता है। ब्राह्मण ये तय कर ले कि दूसरा आदमी भी ब्राह्मण है तो उसको ये भारतीय प्रकृति है, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ, मैं इससे अपने मन की बात कह सकता हूँ, ये इसकी बात सुन सकता हूँ। तो दुनियादारी के काम में ये सब ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सर्कल ऑफ ट्रस्ट है, ये इट्स ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो सबको प्रभावित करता है। तो जब मैं वहाँ गया, अर्ली 80s में ट्रेनिंग में था,
तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि कोई जात पात पे इतना जोर दिया जाए। अच्छा, सिचुएशन वाज बेटर दैट टाइम। जी, शिकागो में सिर्फ 3 फैमिली को मैं जानता था जो दलित थे। दलित और होंगे, ओके ओके। लेकिन बहुत कम, बहुत कम। जो 60s 70s में गए, बहुत कम लोग थे, तो संख्या बहुत कम थी। ये 75 80 के बाद जो IT के लोग 90s में खासकर जो वहाँ गए हैं, उनकी वजह से हमारी तादाद बढ़ी है। और तादाद बढ़ने के बाद ईर्ष्या भी बढ़ी है, कंपटीशन भी बढ़ा है, और ये ख्वाहिश कि मैं वन मैन अपमैनशिप या किसी को दबा के ऊपर जाना, ये सब भी शुरू हो गया। तो डॉक्टर राहुल, जैसे अभी US में हमारे कम्युनिटी के लोग अभी थोड़ी बेटर सिचुएशन में हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छी हैं, लेकिन 1980s में जब आप वहाँ पर गए थे, आप बोल रहे हो कि 3 फैमिलीज थी वहाँ पे, 3 फैमिलीज थी उस समय। एक तो स्ट्रगल ये होता है कि आप खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे सेटल होना है, घर में आपको खर्चे चलाने हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल होता है। दूसरा एक होता है एंटी कास्ट मूवमेंट चलाना, कि कोई संगठन बनाओ, एंटी कास्ट मूवमेंट को लेके कोई एक्टिविटी करो, बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करो। उस समय पे क्या ये पॉसिबल था वहाँ पे, क्योंकि आप खुद भी स्ट्रगल कर रहे हो और साथ में ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी भी याद रखना है? तो मुझे 1980s के बारे में थोड़ा बताएं कि वहाँ शिकागो या US में अम्बेडकराइट मूवमेंट उस समय कैसी सिचुएशन में था? जी, जैसा मैंने बताया कि देखिए 2-2 4-4 लोग हर बड़े शहर में दलित थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, एक बड़ी कम्युनिटी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर 2-4 लोग भी 100% मिलेंगे तो एक बैठक तो हो ही जाएगी, चाहे बाबा जी के जन्मदिन पे हो, चाहे बुद्ध पूर्णिमा पे हो। तो ये पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे करते थे। अच्छा। लेकिन कुछ लोग और भी जागरूक थे और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो 77 में न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट पे बनी। उसका नाम था विजन जी, वॉलंटियर्स इन सर्विस ऑफ ऑप्रेस्ड एंड नेग्लेक्टेड। तो वो न्यूयॉर्क में कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन थी, अच्छे लीडर जैसे डॉक्टर शोभा सिंह, डॉक्टर बरुआ, डॉक्टर ये राम कुमार और गौतम जी, ये सब मिलते थे, आपस में झगड़ते भी थे, मिलते भी थे, लेकिन विजन बनी। और विजन के साथ टेक्सास से लोग आने लगे, कनाडा से लोग आने लगे, शामिल होने लगे, मिडवेस्ट से मैं जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे दूरियाँ इतनी हैं कि आपको टोरंटो से शिकागो होते कम से कम 1,500-2 हज़ार का मील का सफ़र करना था। अगर आपको न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना है या उनको आपके पास आना है तो आपको 5 घंटे की फ़्लाइट होती जी। तो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि संख्या कम थी, जज्बे मजबूत थे। और ये देखिए, कोई एक्सप्रेस करे न करे, लेकिन जब से लेके अब तक और छोटे से लेके बड़े तक सबके मन में एक एस्पिरेशन है कि मेरे समाज ने, मेरे देश ने मुझे ये दिया, मुझ पे कर्ज है कि मैं कुछ वापस दूं या मैं कुछ करूं। जी। अगर आपने बाबा साहब की एक भी किताब पढ़ी है तो आप ये जज्बे को दबा नहीं सकते कि मेरे ऊपर कर्ज है और मैं कुछ ना कुछ करके जाना चाहता हूँ। जी जी। ये सबके मन में है। कोई प्रकट करता है, कोई एक्शन में लाता है, नहीं लाता है, वो दूसरी बात है। तो ये जज्बा जब भी था, अब भी है। अब दूसरी बात है कि संख्या काफ़ी है, तो मान लीजिए अब 100% को शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, 50% भी होंगे तो अच्छी खासी बैठक हो जाती है। राइट। आप जानते हैं AIC 2012 में बनने के बाद तरह तरह के लोगों को बाकी स्टेट से अट्रैक्ट करती है। वो अपने यहाँ संस्था बना रहे हैं, वो AIC से जुड़ रहे हैं। जैसे
कनाडा में ये मिड कनाडा में अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वैंकूवर में अलग है, टोरंटो में अलग है, लेकिन AIC से सब संबंध रखते हैं। तो जैसे मूर्ति अनवेल हुई थी 2023 में अक्टूबर 14 को, जो भारत से बाहर सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की हमने AIC पे लगवाई थी जी। तो उस समय तकरीबन 40 स्टेट से लोग आए। हमने पिक्चर्स देखी थी, बहुत हैवी रेन थी लेकिन लोग नाच रहे थे। जी हाँ, बारिश में डांस कर रहे थे। हाँ, हाँ। जी। तो टोरंटो ये कनाडा से लोग आए और भारत से भी गए, लेकिन बाकी सब लोकल स्टेट से बहुत सारी स्टेट से लोग पहुंचे और बहुत जोश खरोश से उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो विजन एक एग्जाम्पल भी रहा और एक गाइड भी बना। हमने सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे संस्था ना टूटे, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। हमको अब संस्था का संविधान कैसे बनाएं जिससे सब लोग संतुष्ट हों और एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम बने कि भाई ठीक है, आज ये प्रधान है, कल हम प्रधान बनेंगे, हमको ये काम करना है। तो एक प्रेडिक्टेबल और ये जस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम बने। तो वही सब हमने विजन से सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। जो करना था वो उन्होंने भी किया, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर झगड़ा लीडरशिप पे होता है संस्थाओं में कि मैं ही नंबर 1 हूँ और कोई नहीं है। ये सब को हमको पीछे छोड़ना पड़ा। अब गौतम जी हमारे AIC के प्रेसिडेंट हैं और ये AIC की जो बात की शुरुआत उन्होंने फैमिली के साथ मेरे घर आए हुए थे, बैठ के जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इसी तरह से बात हो रही थी। इस तरह से AIC के बीज शुरू हुए। तो विजन एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक एग्जाम्पल था, पॉजिटिव और कॉशनरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है डॉक्टर राहुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एफर्ट्स किए हैं। US में ऐसे कई संगठन हैं जो बहुत लंबे वक्त से छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, और अब अगर कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बने, कोई बेटर ऑर्गेनाइजेशन बने तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं AIC के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि AIC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन DC, उससे आधे घंटे की दूरी है। मैरीलैंड वो राज्य है एकोकिक शहर में, जहाँ 13 एकड़ की ज़मीन पर बहुत ही खूबसूरत एक कैंपस और एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जा रहा है, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी कई चीज़ें होंगी, जहाँ एक रिसर्च सेंटर भी बनाने की बात हो रही है, लाइब्रेरी भी होगी, बुद्ध विहार भी होगा, कॉन्फ्रेंस सेंटर भी होगा, और वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अभी भारत से बाहर दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति वहीं पर लगी हुई है। हमने उस पर एक डिटेल रिपोर्ट की है, आप उसको देख सकते हैं। और AIC की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग जो है, जिस तरह से वो काम कर रहा है, उसकी आप एक झलक उस रिपोर्ट में देख सकते हैं। डॉक्टर राहुल, AIC क्योंकि मैं गया हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ किस तरह की एक एक्शंस हो रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो जो एक पूरा ब्लूप्रिंट है वो हकीकत बने और वो कैंपस पूरा तैयार हो। AIC किस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, कौन कौन से काम करती है? एक इंस्टीट्यूशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, आपका मेंबर्स हो गए, बट कौन कौन से काम आप लोग करते हैं? जी देखिए, AIC बाय विजन जो लक्ष्य है वो एंटी कास्ट मूवमेंट है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट है, एक लिबर्टी का मूवमेंट है कि आज़ादी हमको ही नहीं, हमारे भाई बहनों को, चाहे बाहर हों चाहे भारत में हों, ऑपरेशन से आज़ादी मिले, डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी मिले, नफ़रत से आज़ादी मिले। और तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए सारे काम, जैसे कि कोई अत्याचार भारत में हुआ, हम लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करते हैं, UN की संस्था के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट होता है, मीडिया पे जाते हैं, इश्यू को इंटरनेशनलाइज करते हैं। तो AIC
उन चीज़ों को पूरा करने में तत्पर रहती है और लगी रहती है कि जो ऑपरेशन का एट्रोसिटीज़ के जो केसेस भारत में होते हैं या बाहर भी होते हैं, जैसे आपने जैसे याद दिलाया कि जैसे सिस्को का केस था जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अमेरिका में था जी। तो उसकी लड़ाई में AIC कंधे से कंधा मिलके जो ऑपरेस्ड पार्टी थी उनके साथ लगे काम किया और सिएटल में पूरे शहर की ऑर्डिनेंस बदलवाई। तो उसमें AIC सीधे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन कभी कभी जस्टिस के इश्यूज दूसरों के भी हो सकते हैं। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि अपने ही दुख के लिए नहीं, अगर सैद्धांतिक बात करनी है तो दूसरों के दुख पे भी देखना पड़ेगा। एक पुरानी लाइन है, मुझे याद है कि तुम ही रहे तो तुम क्या हो, हम ही रहे तो हम क्या हैं। तो जैसे हमारे यहाँ अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, उनके साथ अत्याचार होता है तो हम कम से कम हम सॉलिडेरिटी में खड़े होते हैं, सॉलिडेरिटी दिखा सकते हैं, हम दर्दी दिखा सकते हैं और जो भी हमसे बन सकता है, आर्थिक है, मॉरल सपोर्ट है, वो दे सकते हैं। और उनके भी दुख इसी तरह के हैं जैसे हमारे। सही बात है। और पहली बार आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन की जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो सब जान गई है कास्ट सिस्टम के बारे में, सब जान गई है डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ और मिशन के बारे में, सब जान गई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके महत्व के बारे में। तो सब लोग बहुत गले लग के मिलते हैं और बहुत ही जल्दी हमारे इश्यूज को समझ जाते हैं जब उनको बोलते हैं। तो ये डेवलपमेंट है। और जैसा आपने कहा कि कास्ट तो ग्लोबलाइज करना है, आपको ग्लोबलाइज करने की जरूरत नहीं है, कास्ट ग्लोबलाइज कर रही है। जहां कास्टिस्ट जाएगा वहीं कास्ट को लेके जाएगा और वहीं आपको जकड़ लेगा सांप की तरह से। तो आप चाहें या न चाहें वो तो ग्लोबल हो नहीं है। ग्लोब में जहां भी होगे आपको फेस करना पड़ेगा, आपको ये झेलना पड़ेगा, ये जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। कास्ट आपके पीछे या कास्ट आपके होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। As Dr. Ambedkar said, yes, if Hindus migrate to other part of the world, yes, then caste would be a global problem. Yes, yes. He said Hindu can go to moon and caste will go with him. Yeah. तो ये फिनोमेना अब वो तो है, लेकिन एक डायकोटमी भी है। बहुत सारे लिखने पढ़ने वाले, सोचने वाले शायद पॉइंट आउट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन मेरे मन में ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि डायकोटमी हमारे मन में भी है। एक तरफ हम बोलते हैं कास्ट को ख़त्म किया जाए, लेकिन कास्ट हमारी पावर भी बन गई है। कास्ट हमारी आइडेंटिटी में ताकत लाती है। कास्ट की वजह से हम पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, सपोर्ट मिलती है। कास्ट की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन उनकी पावर बनती है। तो ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बड़ा टेढ़ी खीर है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जो मैं 60 साल पहले जब बचपन में जो देखता था, उसे 60 साल के अंदर अंदर उतना हुआ जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि 600 साल में हो जाएगा ये। तो अब थोड़ा सा बर्ड व्यू है, ऊपर से बाहर से देखने को मिलता है, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलता है। जैसे कि हमारी गुलामगिरी, निम्न सोचना, नीच भावनाएं रखना, होपलेसनेस होना, इग्नोरेंस, ये सब कंडीशनिंग हजारों साल की थी। राइट। ये एक दिन में नहीं लाई गई और एक दिन में जाने वाली भी नहीं है। जब इसको 3-4 हजार साल हो गए और 60 साल में वो आप देख रहे हैं आपके साथ में बैठ के खुल के बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ते हैं,
कोर्ट में जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। हमारी बहन मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी कितने बार? 4 बार। 4 बार। तो और ये चीफ मिनिस्टर वैसी नहीं बनी जैसे पहले बनते थे कि बड़ी पार्टी ने आपको चुना है, आपको उस कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा। ये पहली बार हुआ कि अपनी ताकत में, अपने हाथों से, अपनी राजनीति से मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी जी। और जो उन्होंने किया अपने राजकाल में वो हज़ारों साल तक जिंदा रहेगा। जो लखनऊ में उन्होंने मेमोरियल्स बनाए हैं, जो यहाँ पे नोएडा में बनाए हैं जी, इनको आप अगले 10,000 साल तक तोड़ नहीं सकते। और इसका जो आधार है, जो इसका जनाधार का आधार है, जो पब्लिक सपोर्ट है, वो अब कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। अगले 10,000 साल में क्या होगा बता नहीं सकते। तो आशा की मैं पूरा ऑप्टिमिस्ट हूँ कि ये बदलेगा। हमसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट कौन होगा दलितों से ज़्यादा, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई हालात बदलेंगे, बिल्कुल सिचुएशन बेटर होगी। तो अच्छी बात है कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहें। डॉक्टर राहुल, मैं पिछले सवाल पे लौटता हूँ अपने। आप जैसे कास्ट को हम एक ग्लोबल इशू बनाने की तरफ जब जिक्र कर रहे थे, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जा रहे हैं और बना रहे हैं, खुद ही अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे नस्लवाद को लेके, यानी रेसिज्म को लेके यूएस में, यूके में या बाकी मुल्कों में जिस तरह की एक सेंसिटिविटी है, जिस तरह के एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज हैं, वैसे कास्ट को लेके नहीं हैं। और जब हम कास्ट को इंटरनेशनल फोरम पर उठाते हैं तो बहुत बार हमें ये झेलना पड़ता है, लोग हमारे ऊपर एलिगेशंस करते हैं कि ये इंडिया को, हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, डीफेम कर रहे हैं। ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको ग्लोबल फोरम पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको, आरोप को कैसे देखते हो कि हमें अब कास्ट को रेस की तरह ही एक इंटरनेशनल उसको रिकग्निशन मिले और एंटी कास्ट लॉ बने, और ये कोई इंटरनल मामला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी से जुड़ा मामला है, ये ग्लोबल इशू है। हाउ डू यू सी दिस? सही है। नहीं, आपने सही पॉइंट आउट किया। देखिए, ये कास्ट का मामला उधर से शुरू करिए, कुछ ना कुछ होता है, फिर उसकी वजह में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है, उसके बाद गुस्सा आता है, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद एजिटेशन होता है ना। तो अगर ये अंदरूनी मामला है तो अंदर से रिफॉर्म क्यों नहीं कर लेते हो? अगर ब्राह्मणवाद को अपने मन से निकाल दो, मनुवाद को अपने मन से निकाल दो, तो हमें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अपने व्यवहार में छूत अछूत, प्योर इम्प्योर, ऊपर नीचे, ऊंच नीच को सबको निकाल दो। और हमारे गुरुओं ने, समाज सुधारकों ने बोला, चाहे गुरु रविदास हों, कबीर जी हों, कोई भी पॉइंट आउट, देखिए इस नॉलेज की कमी तो है नहीं कि हम में बुराइयां हैं। और 3000 साल से अपनी बुराइयों को नहीं निकाल पाए हो तो वो कहीं ना कहीं तो नजर आएगी। सही बात है, फेस करना पड़ेगा। और हमको कहाँ चाहते हैं कि इसके बारे में बात करें? हमको तो जबरदस्ती आप बात करवाना चाहते हो अपने व्यवहार से। अपनी मानसिकता, अपना व्यवहार बदल दो, ये इसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं होगा। हम तो दावे से कहेंगे कि एक जमाने में ये था, अब नहीं होता है। अब ये कहेंगे तो वो झूठ है। वही बच्चे जो रेसिज्म के नाम पे, जो यहाँ सवर्ण परिवार में पैदा हुए, सबसे बढ़िया रिसोर्सेज के साथ बड़े हुए, प्रिविलेज थे उनके पास, प्रिविलेज लाइफ रही, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज गए, वहां जाके रेसिज्म के नाम से फेवर चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं। उन्हीं से अगर पूछो कि बेटा, अगर पिछली बार जब तुम घर गए थे तो तुम्हारी खाट पे कोई अछूत भी बैठा था कि नहीं था? दैट इज नॉर्मल फॉर देम। यस। तो एक दूसरी बात मैं लाना चाहता हूँ कि ये बहुत टेढ़ी खीर है कि लोगों को नॉलेज तो है कास्ट सिस्टम के बारे में, लेकिन उनको एक्टिवेट करना,
उनको व्यवहारिक रूप से इंगेज करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में, जहाँ भी मौका मिला, प्लेटफॉर्म, जैसे मैं 20 साल पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी रहा। ओके। और मेरा मकसद ही ये था, उसमें सब कुछ मैंने तन मन धन से उनको मदद की, लेकिन एक स्वार्थ दिमाग में था कि जहाँ भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं दलित कॉज को इंटरनेशनलाइज करने में सफल होऊंगा। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है। जब हम साउथ अफ्रीका गए वहाँ बोले, इटली गए वहाँ बोले, चाहे यूटा सिटी में हुआ वहाँ बोले, 2 बार शिकागो में हुआ वहाँ बोले, इस बार शिकागो में पार्लियामेंट हुई तो मैंने प्रोफेसर पठानिया जी को बुलाया। उन्होंने कम से कम 3-4 पैनल्स में हिस्सा लिया। मैं 3 पैनल्स में बोला बिसाइड ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की। तो हम सबको ये दिमाग में रहता है कि ठीक है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, करेंगे जो कुछ भी करते हैं, लेकिन दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं गया NAACP की एनुअल मीटिंग में अटलांटा। वहाँ जो मैंने एक 2000 में एक 60 मिनट का पीस आया था जिसमें अनटचेबिलिटी के ऊपर 20 मिनट का वीडियो था। मैंने वो जब दिखाया अपने भाषण के बाद, तो लोग तालियां बजाते बजाते 5 मिनट तक खड़े रहे। और इतने एक्टिव हो गए बुद्धि कि हमारे साथ ही नहीं, ये देखो इनके साथ क्या हो रहा है। छूत और ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, कास्ट सिस्टम ये क्या करता है। तो कास्ट सिस्टम देखिए, इंटेलेक्चुअल्स को तो पहले भी पढ़ने को मिला है कास्ट सिस्टम के बारे में, लेकिन जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, और आजकल जो वर्ल्ड कनेक्टिविटी है डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से नॉलेज बहुत जगह है, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी को एक्टिवेट करना, एंगेज करना, ये हमारा उद्देश्य है। जो AIC अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी उसमें लगी हुई है, और हर व्यक्ति जहाँ से भी वो अगर एक्टिव हैं, वो ऐसे मौके हर जगह मिलते हैं। डॉक्टर राहुल, AIC, AIM जैसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं US में गया तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से मैं मिला, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम जो मनुवादी या जो अलग लोग हैं जो कास्ट प्रिविलेज के साथ जाते हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनके, क्योंकि वो अपने प्रिविलेज की वजह से सबसे पहले US में गए, सबसे पहले उनको सेटल होने का मौका मिला, उनके पास अच्छी वेल्दी कंडीशंस हैं, पैसा भी है, और उनके US की इंस्टीट्यूशंस में, सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में अभी पहुंच भी हो गई है। वो एक इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, जो हमने SB 403 के कानून में देखा कि जो गवर्नर थे न्यूसम, ये बात आई कि उनको चुनाव लड़ना है और उनको फंडिंग के लिए, लॉबी के लिए जो हिंदू अमेरिकन जो लोग हैं, फाउंडेशंस हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे ऑफर्स भी हुए और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन में AIC जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाना, क्या हम थोड़ा पीछे छूट गए हैं उनसे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, वो अभी अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी अभी इंटरफेयर कर रहे हैं, और हम लोग अभी बस ऑर्गेनाइजेशन बनाने तक ही पहुंचे हैं। तो गैप काफ़ी हो गया है हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो डू यू सी कि काफ़ी पीछे हम हैं, या अब हम सोशल जस्टिस, इक्वालिटी के मसले पर उनको बीट कर पा रहे हैं? आपने सही, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया। मेरा कहना दूसरी तरफ से है कि गैप जो पहले था 100 to 0 था। हम अगर 0 से 10 हुए तो हमने प्रोग्रेस की है, हम पीछे नहीं गए हैं। एग्जैक्टली, यस। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और वो पैसे पे बहुत निर्भर करता है। आप जानते हैं कि वहाँ कितने करोड़ों डॉलर का खर्चा होता है, कितने मिलियन बिलियंस चलते हैं। तो जो पहले गए थे, और सबसे जो एक पर्टिकुलर और एक एक्सक्लूसिव फैक्ट है, अमेरिकन इमिग्रेशन जो इंडिया से हुआ वो पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा हुआ। आप प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, टेक्नीशियन थे, टीचर थे,
बिजनेसेस बाद में बढ़ी, लेकिन ये बिजनेसेस भी उस पढ़े लिखे तबके से निकली है, जो इंजीनियर थे, जो आईटी के एजुकेशन में आगे थे, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई। और जब कंपनियां अपनी अपनी बनाई तो वो बिलियनियर्स हो गए। बिलियनियर्स हो गए तो उनमें दो वजह से, एक तो सिर्फ कास्ट की वजह से ही नहीं, उनकी अपनी इंटरेस्ट भी उस पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं, तो पैसा देते हैं, और जो पैसा देते हैं वो इन्फ्लुएंस खरीदते हैं। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस वक्त इस काबिल हैं कि हम संगठन बनाएं, अपनी बात को आगे रखें, लोगों से जुड़ें, और सब लोगों को मॉरल और मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट दें। तो इस मकाम पे हम पहुंचे हैं। और ये अब देखिए, हर रविवार को हमारे यहाँ बुद्ध विहार लगता है, जो डिजिटली सब जगह कनेक्ट करता है। मेडिटेशन सेशंस होते हैं, और जो एनुअल फंक्शंस हैं, सेरेमोनीज हैं, वो सब डिजिटली सब घर घर में जाती है। तो ये कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं है। हाँ, हमारी आवश्यकता और हमारे उद्देश्य बहुत बहुत बड़े हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं पूरा आशावादी हूँ कि हमको सफलता। और देखिए, ये हमारी बुद्धा नेचर है जो आज़ादी को चाहती है। एक कुत्ते को भी पालतू बनाने के लिए ट्रेन करना पड़ता है। फ्रीडम इज इन नेचर, और पहली बार हमको वो नेचर नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। अब किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ये पता चल जाए कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहता हूँ। तो ये सब मैं जागृति घर घर देख रहा हूँ, भारत में भी देख रहा हूँ, बाहर तो सब घर में आपको मिलेगी। बच्चा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ता है। अब तो यहाँ पे अब देखिए, हर एक के हाथ में लिटरेचर है, जब चाहे पढ़ ले और जब चाहे भाषण सुन ले। तो ये द पेस ऑफ प्रोग्रेस, ये जो बदलाव की जो रफ्तार है, वो रफ्तार खुद पे खुद बढ़ रही है। जो हम सोचते थे पिछले 50 साल में हुआ है, आजकल 5 साल में होता है। जो आजकल 5 साल में हो रहा है, आने वाले वक्त में, समय में, वो 6 महीने में होने वाला है। तो ये प्रगति जो है, और द लार्जर आर्क ऑफ टाइम ऑलवेज गोज टूवर्ड्स जस्टिस। धीमा होगा, अड़चने आएंगी, but eventually the human civilization goes through the arch and always aims at getting a just place, a just society. जो हमारे पास moral power है, वो आती है justice के नाम पे, freedom के नाम पे, and to be on the right side of the history and future. वो हमारी ताकत उनसे ज़्यादा है। उनके पास हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हैं, पैसा है, पावर है, सही है, लेकिन अपार्थाइड को भी जाना पड़ा। उनके पास पैसा था, पावर थी, लेकिन जस्टिस जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को चाहिए थी, उसको दुनिया सपोर्ट किया और उनको मिली। इसी तरह से अमेरिका में जो देखिए, पॉलिटिक्स में 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने भुगती भी है और मैं बताना चाहता हूँ थियोरेटिकली ऑल्सो, मनी एंड वोट। बल्कि वोट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मनी से भी ज़्यादा, क्योंकि आप मनी वोट लेने के लिए खर्च करते हैं। तो जैसे हमारी तादाद बढ़ती जाती है, जैसे कि हमारे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में, शिकागो के सबब में शामबर्ग है, वहाँ से साउथ इंडियन कांग्रेसमैन हैं, वो सेनेट के लिए लड़ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पे इतनी सिग्निफिकेंट थी कि वो प्राइमरी में जीत सकते थे। उसके बाद वाइट्स ने भी उनको सपोर्ट किया, जो विनिंग कैंडिडेट दिख रहा होगा उनको। और वहाँ पे
एक स्टेज ऐसी आती है कि छोटे छोटे डिफरेंसेस भी गायब हो जाते हैं। जैसे एशियन सब इकट्ठा हो जाएंगे, चाहे वो उनको इंडिया से कोई सरोकार है कि नहीं है, संबंध है कोई नहीं, लेकिन उनको लगता है कि हमारी एथनिक इश्यूज जो हैं, हमारे अपने इश्यूज जो हैं, ये समझ सकता है, इनसे बात कर सकते हैं। कल्चरली हम इनके क्लोज हैं बजाय इसके कि दूसरा। तो जैसे ब्लैक्स हैं, उनको इस बात से गर्व होता है कि चलिए नॉन वाइट्स भी आ रहे हैं, तो हमारा भी एक हिस्सा इसमें बनेगा। तो ये एग्जाम्पल उनके लिए भी पॉजिटिव नज़र आता है। तो हाँ, हम पीछे हैं रिसोर्सेज में, लेकिन जोश खरोश और आदर्श हमें उनसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। किसी सवर्ण के मन में ये इतना बड़ा वो आदर्श नहीं है कि मैं जान दे दूंगा, मुझे आज़ादी चाहिए। लेकिन हर दलित ये कहने को तैयार है और इसकी आवश्यकता है उसको। तो ये इन चीज़ों को दूसरी तरह से देखना है कि ठीक है, हमारे पास पैसा कम है, लेकिन दूसरे रास्ते कैसे ढूंढे जाएं। हम कितने वोट का पॉलिटिशियन को वायदा कर सकते हैं जिससे कि वो हमारी बात सुने। हम जस्टिस के नाम पे उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं जो हमारी बात सुने, जो सही बात कहना और समझने के मकाम पे उनको लाएं, जो हमारी बात सुन सकें। वो सब हमारे पास है। तो वो कम चीज़ नहीं है। और अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर हम पहला ही कदम नहीं उठाएंगे। सही बात। तो आप सही बोले कि ये जो गैप है बहुत है, लेकिन समय, सिद्धांत और आदर्श ये सब हमको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, समय, आदर्श, सिद्धांत, न्याय, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी सोशल कैपिटल है, सोशल कैपिटल हमारी यही है। तो उसी से आगे बढ़ें, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर दीपांकर, मैं एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा एक हल्का फुल्का सवाल लेना चाह रहा हूँ। इंडिया में मेरिट को कास्ट से जोड़ते हैं, इट्स अ सीरियस थिंग, बट मैं उसको अभी थोड़ा दूसरा जोड़ूंगा कि जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं उससे मान लिया जाता है कि अगर आप दलित हैं, आप डॉक्टर बन गए तो आप पेट में कैंची छोड़ दोगे, मेरिट आप में होता नहीं है क्योंकि आप तो डिज़र्व नहीं करते, आप तो रिजर्वेशन से आ गए हैं। और दूसरा, ये सवर्णा माइंडसेट के लोग कहते हैं कि हम बाय वर्च्यू मेरिटधारी हैं, हमारे में ज़्यादा मेरिटोरियस हम लोग हैं और हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई भी आविष्कार होता है तो बोलते हैं हमारे उसमें लिखा हुआ था। तो जब ये यूएस में होते हैं, आपके पेशे में, आपके प्रोफेशन में, तो ये अपनी मेरिट को कास्ट से रिलेट करके कभी जता पाते हैं कि नहीं भाई मैं सवर्णा हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ तो मैं सही हूँ और मेरी तो ट्रेडिशनल हिस्ट्री में ये सारी नॉलेज है, भाई आप तो जो भी आपने आविष्कार किए हैं ये सेकेंडरी हैं, पहले तो हमारे पास में ही था। तो कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है यूएस में जब ये लोगों को बताते होंगे ऐसा, तो उनके यूएस के लोगों का कैसा रिएक्शन होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल, इंसाइटफुल क्वेश्चन। इसमें 2-3 विषय आपने उठाए। एक तो मेरिट का, मेरिट के बारे में मैं पूरी तरह से साफ सुथरा बताना चाहता हूँ कि मेरिटोक्रेसी इज़ हिपोक्रेसी। क्योंकि मेरिटोक्रेसी जो है वो स्टेटस को आगे बढ़ाती है। भाई जो मालदार है वही अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजेगा। अगर इस अच्छे स्कूल में बच्चा जाएगा तो अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छी शिक्षा लेगा तो अच्छा कमाएगा, अच्छा कमाएगा तो फिर अपने अगली पीढ़ी को भी वो अच्छा बनाएगा। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज यू हैव। तो ये मेरिटोक्रेसी इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ योर प्रिविलेज। वेरी वेल सेड। मेरिटोक्रेसी इज ऑल्सो suppressed when it comes to losing their privileges. And they don't want to lose their privileges. Yeah. It is a nature of power that the power holder never wants to give. It's nature. Nobody does. So we should understand that and go beyond that after understanding that instead of being hopeless. So that's about meritocracy. वही मेरिटोक्रेसी जब अमेरिका में चैलेंज होती है
तो ये शर्म के बारे ये नहीं बताते कि मैं इतने मालदार घर से आ रहा हूँ, मैं इतने प्रिविलेज ज़िंदगी जी के आ रहा हूँ, मैं अच्छे कॉलेज गया था, वो बताने में शर्म आती है। हम दहाड़ दहाड़ के बोलते थे कि हम तो गरीब घर में पैदा हुए थे, छोटे किसान के घर में पैदा हुए थे, गांव के प्राइमरी स्कूल में गए थे, वहाँ से ये इस तरह से मैं डॉक्टर बना हूँ। और जहाँ तक कैंची वैंची की बात है, जितना करप्शन, जितना इनकॉम्पिटेंस सवर्ण लोगों में है, किसी में नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़ाई क्षत्रियों को करनी थी इस भारत को आज़ाद रखने में, कौन फेल हुआ? सबसे ज़्यादा ज्ञान ब्राह्मणों को, सारे समाज को देना था। सब इग्नोरेंट है, सब अनएजुकेटेड रहे। अब पिछले 50 साल को छोड़ के कौन असफल हुआ? कौन नाकामयाब रहा? ये सारा धन कुछ हाथों में इकट्ठा करके सब लोगों को गरीब किया। यहाँ पे कॉमर्स क्लास थी, अगर वो पैदा नहीं कर पाए, धन पैदा नहीं कर पाए सबके लिए, तो नाकामयाब कौन रहा? मेरिट कहाँ था? कर्तव्य भी भूल गए, गोल भी भूल गए, और जो हासिल करना था वो भी भूल गए और असफल रहे। हम लोग गुलाम रहे इनकी वजह से। हम लोग इग्नोरेंट रहे थे, और बहुत सारी संख्या में मासेस अभी भी इग्नोरेंट हैं, वो इनकी वजह से। इन्होंने शिक्षा हमसे दूर रखी। तो मेरिट का तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जो शर्माते हैं। तो वहाँ पे उल्टा है, ये बोलते हैं, ये चुप रहते हैं इन बातों पे। हम जैसे लोग बताते हैं कि मैं कितने गरीब घर से आया हूँ। तो एक ही तरह, एक ही टॉपिक पे तरह तरह के पहलू सामने आते हैं। ज्ञान नहीं छाड़ते कि नहीं, हमारे पास तो बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे तो वेदों में, ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। ये जो साइंस आज कह रही है, ये तो इतने साल पहले हमारे पूर्वजों ने बोल दिया था। ऐसा ज्ञान नहीं छाड़ते ये लोग। हाँ, तो फिर अब इनसे पूछिए ना कि थोड़ा सा मौका देने में और कुछ सीटें रिजर्व करने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनको क्यों पेट में दर्द होता है? अगर आप इतने होशियार हैं और सब कुछ आपके घर में वेदों में लिखा हुआ है, तो उनके क्लास में बैठने से आपको क्यों दर्द लगता है? मैं मेरठ कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज गया, ठीक है, रिजर्वेशन ने मुझे मौका दिया, लेकिन उसके बाद मुझे कोई पढ़ाने थोड़ी आया था। पास तो मैं जब ही हुआ जब मैं किसी काबिल था। जब पढ़ाई लिखाई करके नंबर आया ना, तो मेरिट था तभी तो आया। जब अमेरिका में मेडिकल उसमें ट्रेनिंग में दाखिले से पहले इम्तहान होता है, जिसको ECFMG बोलते थे, अब FMGAC बोलते हैं। तो उसको पास अगर नहीं करोगे तो कौन लेने वाला? वहाँ जात पात का कोई मामला थोड़ा ही है। और आपका मेडिकल ऑफिसर 10 मेडिकल ऑफिसर्स के साथ लगा हुआ है, किसी के माथे पे ना तो तिलक है, ना हाथ में बंधन, और आपके गांव से तो कोई मरीज पहुंचा नहीं वहाँ पे। तो वहाँ एक मरीज 10 मरीजों को बताता है कि ये डॉक्टर ठीक है, इसके पास जाओ, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसके पास जाओ। तो वो ये जो ओपन मार्केट है, ये ओपन मार्केट से भी तो डरते हैं ना। यू हैव आंसर्ड इट वेरी वेल। मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा होगा कि खेल क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं 2-3 सवाल, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, चूँकि हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है। डॉक्टर दीपांकर, इंडियन जो दलित कम्युनिटी है, उसने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत लेट एक्सेप्ट किया, और जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जो भारत का एक कहीं की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दलित्स को कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे रखना चाहता है, सर्टेन पोजीशन पे, कि वो उससे बाहर ना जा पाए। और उसी सिस्टम की वजह से कभी कभी हमारे अंदर ये भावना होती है कि हमको इंडिया में ही रहना है, हमको इंडिया में ही सर्व करना है, हमें इंडियन जो देश है उसमें देशभक्ति हमारे अंदर ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा देशभक्त होते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते। तो क्या आपको लगता है कि अब दलित कम्युनिटीज़ को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा अच्छे से ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जाना चाहिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी अपनाना चाहिए? क्योंकि इंडिया में बहुत बार अपॉर्चुनिटीज़ के आगे कास्ट आ जाती है।
आप शायद इंडिया में रहते तो इतने अच्छी तरीके से शायद आप अपना काम नहीं कर पाते जो आप अभी यूएस में कर पा रहे हो। तो आपको लगता है कि इंडियन दलित कम्युनिटीज़ को थोड़ा उस माइंडसेट से अब बाहर निकल के अपनी जनरेशन्स को फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करना चाहिए और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इंसाइटफुल, शार्प ऑब्जर्वेशन। ये सही है कि बाहर जाने से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं और मिली हैं, लेकिन उसका जो गोल्डन पीरियड था वो हम को थोड़ा सा डिम हो रहा है। Okay. अब आप देखिए ट्रम्प पॉलिसी की क्या है, एंटी इमिग्रेशन है, तो उसमें क्या करेंगे आप? किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। और दूसरा ट्राइबलिज्म और नेशनलिज्म दोनों डीप होल्ड कर रहे हैं चारों तरफ। कोई इमिग्रेंट्स को अच्छी तरह से आदर से, सम्मान से, सहानुभूति से नहीं देखता है। हाँ, हम लोग बांग्लादेशी के नाम से नफरत करते हैं, बाहर निकालते हैं लोगों को, पर बल्कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोगों को बड़ी कठिनाई होती है yes. ये भाईचारा निभाने में। तो वो मुश्किलें हैं। आगे के लिए बहुत सारे सालों तक ये मेरी अपनी सोच है, ये सिलसिला चलने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शनिज्म है, जब एडवांस्ड कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? और जो भी दो चार जो मिनिमम अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, उनमें जो ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं और ज़्यादा अप्रोच रखते हैं, जो कनेक्टेड हैं, पावर कनेक्टेड हैं, वो उनको ग्रैब कर लेंगे। ये तो हमेशा से पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा। राइट। लेकिन मैं इसको भी मैं दूसरी तरफ से देखना चाहता हूँ, देखता हूँ, वो ये कि जो ट्रम्प आज कर रहे हैं, अगले 3 साल 3.5 साल में ये हमारी सोच भी बदल सकता है। हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हों, इस बात की पैदावार भी भारत में हो सकती है, इसी स्थिति की वजह से। इन्हीं कंडीशंस की वजह से हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, इंडिया को सेफ रखने के लिए, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की इश्यूज़ की वजह, अपने आप सेल्फ रिलायंट भी हो सकती है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट इफ यू वर्क लाइक दैट। एग्जैक्टली। तो देखिए, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। पहले हम लोग डरते थे, हमारी बिजनेसेस भारत में प्रोटेक्शन चाहती थी। 1991 तक सब हाथ फैला के खड़े होते थे कि बाहर वालों को यहाँ मत आने देना, हम लोग compete नहीं कर सकते हैं। बाद में पता चला कि हमारी बिजनेसेस पूरी दुनिया में compete कर सकती है। हमारे मैनेजर्स वहाँ पे सब, अब आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, गूगल से लेके, IBM से लेके, सब 40 to 45% लीडरशिप हमारे भारत के मैनेजर्स वहाँ इतने सक्सेसफुल हैं। अब वो दूसरी बात है कि वो इंडियन नॉन इंडियन इश्यूज दूसरा टॉपिक है, दलित नॉन दलित दूसरा इश्यू है। वो दोनों अलग अलग तरीके से देखना होगा। एक एग्जाम्पल दूसरे के लिए बन सकता है कि इन लोगों ने किस किस तरह से सफलता पाई, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, रिसर्च कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, रिस्क लेने का क्या बेनिफिट है और क्या फ़ायदे हैं, क्या भविष्य बनता है। तो ये सब चीज़ें कुछ सोच से, कुछ देखने से, कुछ कॉपी करने से मिलती हैं। हम कॉपी करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बल्कि हमारी पूरी कॉलेज एजुकेशन कॉपी वाला है और कुछ नहीं है। कोई ओरिजिनल रिसर्च नहीं कर सकता है। तो ये सब है। मैं कुछ एक और टॉपिक आपको मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है कि हमारे जो एजुकेशनल लीडर्स हैं, दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको एक मानसिकता बदल के ऐसे रिसर्च में PhDs और मास्टर्स देनी चाहिए जो हमारे समाज के काम में आए और जो ऑनेस्ट रिसर्च करके आए, चाहे सर्वे, एटीट्यूड सर्वे हो,
ओपिनियन सर्वे हों और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ पे है, सोशल इश्यूज़ पे है, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे है, तो हमको वो खुद वो कल्चर अपने आप पैदा करनी चाहिए जिससे कि ये रिसर्च हर यूनिवर्सिटी में कहीं कोई कितने सारे पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन एक भी रिसर्च ऐसी नहीं आती है जिसको आप सीधे अप्लाई कर सको। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, लेकिन ये बदलना होगा। ठीक है, पहले सभी का ये हिसाब था तो हमारा भी था, उसमें क्या है, लेकिन ये एक अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है, हमको लेनी चाहिए। जब भी मौका मिले तो हमको अपने कैंडिडेट्स को टॉपिक ऐसे देना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। जाओ, जाके पूछ के आओ कि पूरे गांव में क्या माहौल है, पूरे इलाके में क्या माहौल है, क्या, और वो सच हो। तो और दूसरा, हमको देखिए अभी धर्मांतरण की तिथि निकली है। मैं सबको आपको बधाई देना चाहता हूँ। 4 दिन पहले बाबा साहब का धर्मांतरण दिवस था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिविलाइजेशनल रेवोल्यूशन था। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ऑल ऑफ ए सडन नहीं था। बाबा साहब ने जो कहा वो प्रैक्टिस भी किया, पहले समझा। उन्होंने कितना क्रॉस रिलीजन स्टडी किया। उन्होंने सिखिज्म को सुना, पढ़ा, उन्होंने क्रिश्चियंस को सुना, पढ़ा, उन्होंने मुस्लिम को सुना, समझा पूरी तरह से। तो ये बगैर सोचे समझे नहीं हुआ। और उन्होंने जब 1935 में योला डिक्लेरेशन में बोल ही दिया था, तो जब क्यों नहीं लिया था उन्होंने? It took so long. हाँ, लेकिन उनको मालूम था कि अभी मेरे पीछे 10 आदमी नहीं है। वो लिख रहे थे रात दिन। उनको कभी 1 लाख की पॉपुलेशन का रैली नहीं मिली पूरे जीवन में। लेकिन जब धर्म परिवर्तन किया तो 3.5 लाख लोग उनके साथ थे। तो वो पूरा कल्ट बन गया। हाँ, तो उन्होंने ये अवसर भी चुना, सोच समझ, और उस दौरान स्टडी किया। जो डिसीजन लिए वो भी सोच समझ के, exactly. जो चुना वो भी सोच समझ के, स्टडी करने के बाद। तो ये इन सब बातों को ध्यान देना है। और आगे भी ये कारवां जब ही बढ़ेगा जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे। हमारी बातों से, हमारी भाषणों से कोई बुद्ध बनने वाला नहीं है। अब मैं बहुत अच्छी एक लहर देख रहा हूँ कि हमारे ओबीसी वर्ग के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर अंबेडकर को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बल्कि पब्लिकली बोल भी रहे हैं। हालांकि इतिहास में हमारे ऊपर उन्होंने भी अत्याचार किए, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं स्प्राउट्स, वो छोटे छोटे पौधे देख रहा हूँ जो हमारे यहाँ 50s में थे, 60s में सिर्फ वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के दिमाग में था डॉक्टर अम्बेडकर। अब वो डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सल होने वाले हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जो सैद्धांतिक लेखा है, देखिए भाषण तो हवा में चला जाता है। आज आप सुन रहे हैं, कल को क्या होने वाला कुछ नहीं, हमारी बात का कोई मायने नहीं है। जो बाबा साहब लिख के चले गए उनको कौन मिटाने वाला है? अगर इनको ये पता जो आज हो रहा है 50 साल पहले पता चल जाता तो नागपुर वालों को ये छापने नहीं देते। नागपुर में ये, और कांग्रेस की ये तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने कभी सामने रुकावट नहीं लाए, कुछ अपने आप नहीं किया, लेकिन रुकावट भी नहीं डाली। नहीं, लेकिन बदनाम तो बहुत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत लंबे समय तक भारत रत्न नहीं मिला, उनको अवार्ड नहीं किया, उनकी राइटिंग्स को पब्लिकेशन नहीं मिले, उनके इंस्टीट्यूशंस को फंड नहीं मिला। तो एक लंबा कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियों पे ये आरोप है कि उन्होंने इग्नोर किया है। और डॉक्टर अम्बेडकर बेसिकली वो हमारे कम्युनिटी के एफर्ट से ही वो एक कितने बड़े आइकन बन पाए हैं, क्योंकि वो उन्होंने जिंदा रखा डॉक्टर अम्बेडकर की थॉट्स को, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई, आंदोलन हुए, स्ट्रगल्स हुए, मेले लगे, तो काफ़ी कम्युनिटी का सपोर्ट रहा। सरकारें ये क्रेडिट नहीं ले सकती कि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को इतना बड़ा किरदार बना दिया। बिल्कुल सही है, लेकिन उसका दोष जो ब्राह्मणवाद को जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक पार्टी ब्राह्मण से ही डोमिनेट की जाएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अभी भी यही हाल है। अयोध्या मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जान ओबीसी ने लगाई, लेकिन ट्रस्ट में
गायब है। एक भी नाम नहीं। पुजारी भी नहीं बने, हाँ, कुछ नहीं मिला। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने आप को बोलती है हम कम्युनल नहीं है, सब ब्राह्मणों से लीडरशिप भरा हुआ है पूरा। 100 साल के इतिहास में एकमात्र एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर डी राजा हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो लेकिन हमको तो ऐसे समझने के बाद लड़ना है कि दूसरे से compete करने के लिए हमको 110% काम नहीं करना है, 200% काम करना है अगर आगे बढ़ना। So this brings me to another question on politics. Yes. आप चूंकि पॉलिटिकली इंटरेस्टेड रहे हैं और आपने लोकसभा का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, और जैसा आप शुरुआत में बता रहे थे कि बीपी मौर्य साहब के ज़माने में एक यंग एक्टिविस्ट की तरह आप पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे थे, देख रहे थे, तो उस ज़माने में आज से 50-60 साल पहले की दलित पॉलिटिक्स और आज 2025 की दलित पॉलिटिक्स, जिसमें कई बार एक ऐसी फीलिंग भी आती है कि दलितों की लीडरशिप कहाँ है, दलित लीडरशिप का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, ऑर्गेनिकली दलित लीडरशिप डेवलप होगी कि नहीं होगी, या हम वापस से पॉलिटिकल ऑर्फन की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बहुत अच्छा सवाल आपने, बहुत चैलेंजिंग भी है लेकिन बड़ा रुचिकर सवाल है। जब मैं बड़ा हो रहा था, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई 1955 में, और उसके बाद उनके सबसे बड़े नेता नॉर्थ इंडिया में बीपी मौर्य, संघप्रिय गौतम, और महाराष्ट्र में गवई जी, खोबरा गड़े जी, ये थे जी। सब जगह दोनों प्रांतों में बहुत ज़्यादा दोस्त था, और यहाँ तक पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी कि 1967 में आरपीआई के 22 एमएलए थे यूपी में जी, और उन्होंने गवर्नमेंट बनाने में मदद किया था, और अपने लोग मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर वगैरह सब बनाए थे। उसके बाद इसी लीडरशिप में मौर्य जी को ये पेशेंस नहीं था कि ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, हम इसको देशव्यापी बना के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उन्होंने जल्दबाजी में सौदा करके कांग्रेस में चले गए कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए। उनकी आलोचना भी होती है इस बात को। 1971 में। तो 1971 से आरपीआई का गिराव शुरू हुआ, और आज का समय वैसा लगता था मुझे, जो उस वक्त महसूस होता था मुझे, आज वही महसूस हो रहा है। एक वैक्यूम था, सब जैसे आधे मर गए हों, सांस चला गया, अब कौन हमारी लीडरशिप लेगा, ये हाल हुआ। लेकिन अर्ली 80s में मान्यवर कांशीराम जी महाराष्ट्र से शुरू किए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अर्ली 80s में उन्होंने पार्टी को इतना पॉपुलर बना दिया। जी जी। मिड 70s में 75, 76, 77 में आप ये सोच नहीं सकते थे कि 10 साल में हमारी पार्टी होगी, इतनी सक्सेसफुल पार्टी हो जाएगी। तो मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूं कि आज जो महसूस हो रहा है, आप 10 साल में देखिएगा, नई लीडरशिप आएगी, नई पार्टियां होंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जागृति जो घर घर में पैदा हो रही है उसका रिजल्ट अच्छा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद रखना है जी। इस पूरी बातचीत का जो निष्कर्ष है वो उम्मीद, हम कह सकते हैं कि एंटी कास्ट मूवमेंट कामयाब होगा, लीडरशिप भी हमारी ऑर्गेनिकली डेवलप होगी और हमारी सिचुएशन भी बेहतर होगी, ये उम्मीद हम करते हैं। मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, मिशन पे बैक टू सोसाइटी में आप लगे रहते हैं, वहाँ जो लोग आपकी टीम के लोग हैं और इंडिया में जो कम्युनिटी के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अगर कुछ आप कहना चाहें। जी, मैं पहले पे तो अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं सबका आभारी हूँ जो आपने, आपके साथियों ने और आपकी ऑडियंस ने मुझे मौका दिया रूबरू होने का। दूसरा, मैं अपने मन से ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और ब्लेस्ड समझता हूँ। शिक्षा मिली, सम्मान मिला, और एक अच्छी आराम की ज़िंदगी जीने का मौका भी मिला। जिस जज्बे के साथ मैं गांव से कनेक्ट रहा,
और उन्हीं डॉक्टर अम्बेडकर की विचारों से प्रभावित होने के बाद मैं गांव जाने के बाद मैंने सब ये भाषण लिखना पढ़ना ये सब करते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉन्क्रीट काम मेरे मन में आया वो शिक्षा का था। और मैं अपने गांव गया, अपनी ज़मीन घर की परिवार की ज़मीन को काट के वहाँ पे गर्ल्स का लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज मैंने खोला 97 में। अब 28 साल हो गए, उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा और किसी चीज़ पर इतना क्या कहिए कि गर्व नहीं है जितना मैं उससे गर्वित होता हूँ और जितना ग्रेटिफिकेशन मुझे मिलता है। तो बाद इसके कि मैं आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी और आई एम होपिंग दैट कि हमारी जो बातचीत होती हैं वो थोड़ा सा हट के हों, तो थोड़ा सा एक रेल की तरह से रिपीट ना हो, एक ओरिजिनल थिंकिंग जो भी है आपकी, चाहे सही गलत वो तो दूसरा बताएगा, तीसरा आदमी देख के जज करता है, लेकिन जो मन में जो ओरिजिनल विचार हैं उनको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो इसी से विचार पैदा होता है। और मेरी उम्मीद है कि ये तांता आगे बढ़ेगा और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपकी संस्था को बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी समाज के लिए आप अपने कंधों पे निभाए हुए हैं और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल दीपांकर हमसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को यूएस में कैसे अम्बेडकराइट कम्युनिटी काम कर रही है, वहाँ कैसे एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा है, उस पूरे आंदोलन को, उस पूरे हिस्ट्री को समझने की एक मदद मिलेगी इस वीडियो के ज़रिए। और साथ ही भारत के भी कई जो ज़रूरी मसले हैं उस पर हमने बात की। और जैसा डॉक्टर राहुल कह रहे हैं कि हमें उम्मीद रखनी है, होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। दलित बहुजन समाज में आए दिन इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इतना उत्पीड़न है, इतनी तरह की परेशानियां हैं कि अक्सर हमारे दिलो दिमाग पर वो हावी हो जाता है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है, हमारा जीवन भी उससे परेशान हो जाता है। इन सब के बीच में हमें उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए और जब भी हम थोड़े नाउम्मीद हों, हमें अपने बहुजन महापुरुषों, महामहिलाओं के जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके स्ट्रगल्स और शिक्षाओं के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि हम सबको हिम्मत मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको बहुत मदद करेगा। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपको अगर AIC से जुड़ी जानकारी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे रहे हैं उस वीडियो का जो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा के दौरान एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसको भी आप देखिए और AIC के बारे में जानकारी आप जुटाइए कि वहाँ कैसे हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगली बार मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ में, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।